आज हम लोग तीनों लोग साथ बैठे हुए हैं और एक बहुत ही अद्भुत चर्चा पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो गौरव सर, आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अभिभावकों को पता चले कि जाइट गुरुकुल कोचिंग में कौन पढ़ा रहा है, कौन उनके बच्चों को मार्गदर्शन दे रहा है। मैं अभी जाइट गुरुकुल कोचिंग में एकेडमिक डायरेक्टर की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ अभी जो बैचेस चल रहे हैं वो जेई की एग्ज़ाम के लिए और नीट एग्ज़ाम के लिए बैचेस चल रहे हैं। हमारी जो पूरी टीम है वो सारे के सारे जो है वो खुद अपने आप आईआईटीएंस, एनआईटीएंस या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से पास आउट हैं। जी। और जो भी यहाँ का एक माहौल है वो एक हमारा जो एक पुरानी पद्धति होती थी गुरुकुल पद्धति, उसको हमने जो है यहाँ पर उसको फॉलो अप करने की अब जैसा सर ने बोला कि हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं तो वो टीचर्स में जैसे एक मैं हो गया, तो मेरा नाम भास्कर शर्मा है और मैं मैथमेटिक्स का सीनियर फैकल्टी हूँ और आईटी जेई के मेंस और एडवांस के स्टूडेंट्स की तैयारी कराता हूँ। प्रखर सर, आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। तो मेरा नाम डॉक्टर प्रखर वीरेंद्र सक्सेना है। फ़िलहाल मैं जाइट गुरुकुल कोचिंग में नीट हेड के तौर पर हूँ और यहाँ पर जो नीट के बच्चे हैं उनको मार्गदर्शन करने का काम मेरा है। बॉटनी, जूलॉजी दोनों डिपार्टमेंट मैं देख रहा हूँ फ़िलहाल यहाँ पर, और मेरे साथ में जूनियर टीचर्स की टीम। अच्छा, चलिए सर, थोड़ा सा हम लोग ना पुराना 10-15 साल पीछे पास पे चलते हैं, जब हम लोग अपनी तैयारी कर रहे थे, हाँ 20-22 साल कह लीजिए उसको। तो एज एन एकेडमिक डायरेक्टर तब में और अब में क्या डिफरेंस है, हम तीनों के पर्सपेक्टिव से आई थिंक उस पर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। पहले आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले की बात करें और आईआईटी के एग्ज़ाम की या नीट, जिसको कि हम पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट बोलते थे या सीपीएमटी बोलते थे, तो बेसिकली तैयारी स्टूडेंट्स उस ज़माने में भी करते थे, आज के ज़माने में भी करते हैं फुल एफर्ट्स के साथ। बट जो उस समय स्टूडेंट के माइंड में हमेशा ये रहता था कि क्या कहाँ से मुझे बेस्ट टीचर मिल जाए, बिकॉज उस टाइम में जो रिसोर्सेज थे वो सिर्फ बुक्स थे, मतलब आपको जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में ही रिसोर्सेज थे। आपको ना तो कोई इस तरीके से कोई वीडियोस ज़्यादा चलते थे, ना इस तरीके से इंटरनेट की फैसिलिटी थी। तो जो पूरी निर्भरता थी, पूरी जो हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर थी। या फिर अगर कोई अच्छा टीचर, अगर कोई उस ज़माने में अगर कोई मिल जाता था, वो भी अगर आपको छोटे शहर से बिलोंग करते हो तो आपको मूव ऑन करना पड़ता था, शिफ्ट करना पड़ता था बड़े शहर की तरफ। इवन सर मेरे टाइम में भी क्योंकि एज सच एस्टेब्लिश्ड कोचिंग सेंटर्स नहीं थे, गुरुकुल पद्धति की तो बात ही छोड़िए, इवन हमको ट्यूशन्स पे ही कभी कभी जाना पड़ता था और एक ट्यूशन पता चला 5 किलोमीटर दूर है, फिजिक्स वाले सर कहीं और रहते हैं, मैथ्स वाले कहीं और रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारा एफर्ट और टाइम उसमें चला जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा संकट था उस समय में। प्रखर, आप तो डॉक्टर प्रखर, आप तो काफ़ी हमारे रिलेटिवली आपने काफ़ी अच्छी कोचिंग्स में पढ़ाई भी करी है और मतलब आपने नीट खुद क्रैक किया हुआ है। तो आप बताइए कि आपके टाइम में आपने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं और अब में और तब में क्या अंतर है। तो सर मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जो मेरी ये टीचिंग जर्नी है ये करीब 10 साल पहले शुरू हुई और उसी समय पर मैं कोचिंग करने के लिए खुद गया था। उससे पहले की जैसे थोड़ी बात होती है, क्योंकि जिस समय मैं तैयारी करने जा रहा था तो हमारे एक सीनियर मान लीजिए और फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड, फादर इज़ ऑल्सो डॉक्टर, माय फादर इज़ ऑल्सो डॉक्टर, तो उनके फ्रेंड थे, वो सर्जन थे। तो वो उन्होंने मुझे अपनी तैयारी के बारे में थोड़ा सा बताया था। जैसा आप लोगों ने बोला, मैं बिल्कुल उस चीज़ को कनेक्ट कर गया कि पहले जैसे सीपीएमटी होता था यूपी की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर 14 या 15 मॉड्यूल होते थे और 3 पेपर होते थे, 3 अलग अलग दिन होते थे। एक दिन फिजिक्स का ही पेपर होगा 3 घंटे का, एक दिन केमिस्ट्री का, एक दिन बायो का, ऐसे करके। हमारे टाइम तक आते आते चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई। जैसे मैंने जिस साल 12th करा था उस साल पहली बार नीट हुआ था, उसके नेक्स्ट ईयर बेसिकली नीट इंट्रोड्यूस करा था गवर्नमेंट ने। वो भी ये देखते हुए करा था कि बच्चे अलग अलग स्टेट के फॉर्म भरते हैं, उसमें पैसे बहुत खर्च होते हैं, फिर जाना पड़ता है अलग अलग डेट्स पर, तो रिसोर्सेज बहुत लगते हैं, थकान होती है, मेंटल ट्रॉमा है, फिजिकल ट्रॉमा है, वो सब। लेकिन हाँ, मैं तब भी उस मामले में खुशकिस्मत रहा कि वेल स्टेब्लिश्ड कोचिंग सिस्टम्स तब तक इंडिया में आ गए थे। तो मतलब इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो भी हमारा ये डिस्कशन सुन या देख रहा है कि वो ये कंक्लूड कर सकता है कि जाइट गुरुकुल कोचिंग में एक छत के नीचे अच्छे टीचर्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा उनको और बच्चों को एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी। बिल्कुल सर, इनिशिएटिव ये शुरू करने का, जैसे हमारे डायरेक्टर सर भी इस चीज़ को, एकेडमिक डायरेक्टर सर भी मानेंगे और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी मानेंगे कि इस इनिशिएटिव को शुरू करने का लॉजिक ही ये है कि जिंद के अंदर ही बच्चे को हम ला सकें
और वो वाली क्वालिटी दे सकें उसको जो अब भी उसे लेने के लिए किसी और स्टेट में जाना पड़ रहा है ना। या फिर देखिए, आप कोचिंग से इस तरीके से बूम हो रखे हैं कि इस इंडस्ट्री में सबने अपनी अपनी ब्रांचेस खोल रखी हैं, राइट, लेकिन हर ब्रांच पर वैसी तो क्वालिटी नहीं, वैसा तो सिस्टम नहीं। तो हमने ये सोचा कि इस चीज़ को फिर से सेंट्रलाइज करें, जो चीज़ें अब डिसेंट्रलाइज हो रही हैं, कि आप यहाँ आइए, आपको यहाँ पर ही बेस्ट टीम मिलेगी, वो सारा मटेरियल मिलेगा जो आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में लगेगा कॉम्पिटिटिव। अच्छा, कॉर्पोरेट कल्चर और गुरुकुल का जो कॉन्सेप्ट है, एक होता है कॉर्पोरेट कल्चर, एक होता है गुरुकुल कल्चर। आई थिंक उसमें भी हम लोग काफ़ी हद तक अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट में स्टूडेंट नहीं कस्टमर है, प्रोडक्ट। और हाँ जो भी कहें, और गुरुकुल में हमारे लिए जो स्टूडेंट है वो एक्चुअली में हमारी कमाई जैसा कुछ है ना। कि हम जैसे किसान खेती करता है और बीज धरती में देता है, उसको फिर सिंचाई करता है, और जब वो फसल बनती है तो खुश होता है। तो हमारे लिए गुरुकुल में जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए वो हैं, वो फसल है, वो एक इमोशनल जो कनेक्ट होता है, एग्जैक्टली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि गुरुकुल में हम लोगों के मतलब इस कोचिंग में एक तरीके से वो ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग। अदरवाइज क्या है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे जो बूम हुआ है अभी यहाँ पे जो हमारे कोचिंग्स का, उनका पूरा कमर्शलाइज्ड है, हाँ, उनका जो इंटरेस्ट है बन चुका है, पूरा इंटरेस्ट उनका कमर्शलाइज्ड है। उसमें वो गुरुकुल वाला जो एक रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग है, वो हो भी नहीं पाती है। दूसरा, हम लोगों का जो साइज हम लोग रखे हैं बैच के, वो एक लिमिटेड बैच साइज रखना बहुत ही ज़रूरी है, और हमने रखा है जिसमें कि अगर आप देखें तो 30 स्टूडेंट्स का एक बैच साइज़ है, तो एक वो जस्टिफाइबल है कि आप उसमें बॉन्डिंग भी बना सकते हैं और आप उसमें एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी डेवलप कर सकते हैं। और मैं तो पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि सिर्फ ड्रॉपर्स ही नहीं, वो बच्चे जो कि 9th और 10th में भी हैं, अगर वो भी शाम के टाइम में पैरेलली अगर कुछ एडवांस पढ़ना चाहते हैं अपने साथ साथ, तो वो आए, एडमिशन लें, हम लोग काउंसलिंग करें, गाइड करेंगे उनको। डेफिनेटली सर, ओलंपियाड, एनटीएससी हो गया, राइट, ये सारी चीज़ों में उसके लिए तो पिनाकल बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, अभी 22 जून से स्टार्ट कर रहे हैं ना शायद, तो 4 से 7 इवनिंग में टाइमिंग रहेगा। अच्छा सर, नीट का जैसे इस साल पेपर लीक हुआ तो पहले भी है, ऑलमोस्ट हर दूसरे साल हो जाता है, तो आईआईटी में ऐसा कभी कुछ हुआ क्या? एक बार शायद ऐसा हुआ है 1996 के 1997 में एक बार आईआईटी का पेपर लीक हुआ, एंड देन आफ्टर सीबीआई इंक्वायरी और फिर उसको कैंसिल किया गया, एंड देन उसको दोबारा से, मैं तब 11th क्लास में था, हाँ, आईआईटी कानपुर ने उसको फिर दोबारा से उसको उस टाइम में सर आई थिंक हमारे जो एग्जाम्स होते थे सेपरेट होते, आईआईटी रुड़की का अलग होता था, एमएनआर का अलग होता था, आईआईटी दिल्ली का अलग होता था, अलग अलग तरीके से होते थे कुछ पेपर्स। उन दिनों में जो एग्जाम होता था हमारा, वो ज़्यादातर ये होता था कि हर यूनिवर्सिटी अपना अलग आईआईटीज़ का एग्जाम कंडक्ट करती थी। आईआईटीज़ का कॉमन था, बट वो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सबका अलग अलग अपना इंडिपेंडेंट एग्जाम होता था। अच्छा सर, मेंस तो बच्चे आईआईटी में निकाल लेते हैं, बट एडवांस क्रैक करने में अभी जैसे बिहार के स्टूडेंट ने टॉप किया है, तो एडवांस निकालने का कोई एक फोकस तरीका अगर हम डिस्कशन में बच्चों को बता सकें प्लीज़, नीट का भी एज वेल। जेईई मेंस में और एडवांस में देखिए, जो आपके कंसेप्ट होते हैं, अगर उसकी आपके पास डीप अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए कोई अलग तैयारी करनी है, एडवांस के लिए कोई अलग तैयारी करनी है, तैयारी दोनों की सेम ही होती है, बट उसमें जो अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ है, वो आपको मेंस में ही आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ अपनी इंक्रीज करनी है। जितनी आपकी डेप्थ इंक्रीज होगी मेंस की तैयारी में, उतना ही एडवांस में ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपरेशन हो गई है, और आप उसमें इजीली उसको एडवांस में क्रैक कर देंगे क्वेश्चंस को। बिकॉज उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें जो एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई नया टॉपिक आएगा या उसमें कोई नया कंसेप्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ है। ऐसा सब आपको जो है वो आपकी वो है इमेजिनेशन की भाई मिथ है कि ऐसा कोई नया टॉपिक आ जाएगा या नया कंसेप्ट आ जाएगा। सेम टॉपिक्स हैं, सेम कंसेप्ट्स हैं, बट जिसने डीप अंडरस्टैंडिंग करी है और उसको गहराई से समझा है, वो उन क्वेश्चंस को पढ़ के समझ भी लेगा और आंसर भी कर देगा। नीट में भी जैसे डॉक्टर साहब आपने देखा होगा, नीट के स्टूडेंट्स जो हैं वो बायो में भी कर लेते हैं, केमिस्ट्री में भी जो है वो अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, इजी गोइंग होता है उनके लिए, बट कहीं ना कहीं फिजिक्स में उनके नंबर कम रह जाते हैं। हाँ, बिकॉज मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ यहाँ पे चाइल्ड गुरुकुल कोचिंग में, तो क्या कारण है, क्या मैथ कमजोर मैथ नहीं होती उनके पास, इसलिए वो
फिजिक्स में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या आपको क्या लगता है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरी जर्नी में भी सेम यही इशू था। मुझे जो भी समय लगा तैयारी करने में, कॉलेज पहुंचने में, वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की वजह से लगा, फिजिक्स। बच्चे के साथ दिक्कत क्या है ना, जब उसको स्कूल में है वो और बोर्ड लेवल में अच्छे टीचर नहीं मिल रहे या अच्छे ट्यूशन नहीं मिल रहे, फाउंडेशन ऑफ मैथ्स थोड़ा सा अगर वीक हो जाए तो बच्चा डरने लगता है। नहीं ऐसा नहीं, आप देखेंगे ज़्यादातर स्कूल्स में आज भी जो होता है ना, जो बोर्ड लेवल में पढ़ाते हैं, वो लोग आकर डेफिनेशन लिख देंगे, जो भी उन्होंने बुक में पढ़ा है, जिस भी बुक को फॉलो करवा रहे हैं अपने स्कूल में। तो डेफिनेशन लिखने के बाद में दैट इज़ द एंड ऑफ टॉपिक, ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेशन बस। अच्छा, जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो वो हमसे डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, वो ये चाहता कि हम डेरिवेशन सॉल्व करें। वो तो ये चाहता है कि भाई 2 या 3 लाइन में ये इस क्वेश्चन का आंसर दे दें, इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन ढूंढ कर निकाल कर टिक कर दें। बच्चा उस चीज़ में डर जाता है। तो ये सर सिर्फ दिक्कत ये है कि उसकी फाउंडेशन अच्छी नहीं रखी गई है, नींव अच्छी नहीं रखी गई है, इसी वजह से वो निकाल नहीं पा रहा। मैं खुद डरता था सर फिजिक्स से। और हमारे जो टीचर थे, जो गुरु थे, वो एक बात बोलते थे, बोले जब तक डरोगे तब तक डर आएगा, और जिससे डर लगे उससे सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए। तो फिजिक्स से इतना प्यार करा, लास्ट के 2 साल इतना प्यार करा कि फिजिक्स आज भी काफ़ी हद तक तो आती है, जबकि कई साल हो गए एग्ज़ाम दिए हुए भी, निकाले हुए भी, लेकिन एज सच वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक अब तक दिमाग में है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम फिजिक्स ना पढ़ें, और उनके मन में ये रहता है कि हम बायो ही पढ़ के और केमिस्ट्री ही पढ़ के अच्छा स्कोर कर लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, उन बच्चों के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, ये ऐसा नहीं होता। देखिए वो मेंस में हो सकता है, ठीक है, मेंस के अंदर आप 2 सब्जेक्ट अच्छे से कर लीजिए, तीसरा काम चल जाए तो हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि जो लेवल ऑफ टफनेस है क्वेश्चन का, वो उतना नहीं है। क्वेश्चन समवॉट इंटरमीडिएट लेवल का रहता है, ऑलमोस्ट मेन जैसा रहता है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं आना, लेकिन कट ऑफ इतनी ज़्यादा है कि आपको तीनों सब्जेक्ट पर इक्वल कमांड रखनी पड़ेगी। मेरा भी यही ख्याल है कि इवन जेई प्रिपरेशन में भी तीनों सब्जेक्ट पे पकड़ ज़रूरी है, क्योंकि अगर केमिस्ट्री, क्योंकि मोर और लेस थ्योरी है वो, केमिस्ट्री अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपने जल्दी सॉल्व किया तो आपका टाइम सेव होता है, और उतना ही टाइम आप फिर मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस को दे सकते हो। तो तीनों सब्जेक्ट्स ही स्ट्रांग होने चाहिए स्टूडेंट्स के, कंसेप्ट वाइज तो खास तौर से। तो मेंस आपका आसानी से क्लियर होगा। अगर आपको एडवांस भी क्रैक करना है तो फिर ऑब्वियसली करना ही है, डेट इज़ द अल्टीमेट गोल। तो उसमें आपका जो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये हर जगह ये बात फिट होती है। तो अगर मैथ्स के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आपको इतनी प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस भी याद होगा, तो ये तो आप मान के चलिए कि जो आईआईटी में पेपर आना है वो रिपीट तो होना नहीं क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। तो अगर कंसेप्ट पे आपने काम कर रखा है तो फिर चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, डरने की जरूरत है नहीं बच्चे। अच्छा, आप तो मेडिकल डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब, तो इसमें बच्चों को आप थोड़ा बताएंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए नीट में मतलब उनको क्या टारगेट रखना चाहिए 720 में से? सर वैसे तो ये एग्जैक्टली इस बात पे डिपेंड करता है कि जो नीट का पेपर आया वो कैसा आया। जैसे अभी ये जो नीट कैंसिल हुआ है, इस पेपर को जब मैंने देखा उस शाम, जिस शाम पेपर हुआ, तो मुझे समझ में आया कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ईजी है। तो अब ऑब्वियसली अगर पेपर का लेवल एक जने के लिए ईजी है तो वो सबके लिए वैसे ही है जिसने तैयारी करी है। मैं ये मानता हूँ 21 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे तो सीरियसली प्रिपेयर करते हैं पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है, लेकिन सीट्स तो लिमिटेड हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो अगर आपको वहाँ जाना है तो ऑब्वियसली आपकी कट ऑफ बढ़ जाएगी अगर पेपर ईजी आया। लेकिन अगर पेपर का लेवल थोड़ा भी अच्छा आता है, जैसे लास्ट ईयर था, तो कट ऑफ कम हो जाती है। तो अभी जो नीट कैंसिल हुआ, मैं ऐसा अनुमान लगा रहा था कि करीब करीब 615 पर जनरल कैटेगरी का ऑल इंडिया कोटा खत्म हो जाना चाहिए। लास्ट ईयर जैसा पेपर आया था उस केस के अंदर ये थोड़ा सा गिरकर 605 तक चला जाता है। तो मैं ये मानता हूँ एक सेफ स्कोर जो है वो 610 प्लस है। आप उसको एटलीस्ट क्रॉस करो अगर आपके पास में कोई कैटेगरी नहीं है तो, और कैटेगरी है तो उसका तो फ़ायदा आपको मिलता ही है काउंसलिंग के समय में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो स्टूडेंट्स मान लीजिए जो 600 से 500 से 600 के बीच में स्कोर करते हैं, तो क्या इनके लिए भी अपने आगे स्टडीज़ के लिए मेडिकल में कोई और कोर्सेज या कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ हो तो थोड़ा बताइए। सर अपॉर्चुनिटी बहुत है इस फील्ड में, रिसर्च का भी बहुत स्कोप है, ठीक है, लेकिन अगेन वही कि आपको साइंस तो पूरी की पूरी स्ट्रांग रखनी होगी अपनी, कंसेप्चुअली, फंडामेंटली, तभी आप आगे रिसर्च भी कर पाएंगे। और मेडिसिन में भी ऐसा नहीं है सर, हम लोगों को जो नर्व्स इक्वेशन पढ़ा था
केमिस्ट्री के अंदर, वो भी इस्तेमाल होता है। और कहीं ना कहीं मान लिया हमें ब्लड की विस्कोसिटी निकालनी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में तो ब्लड की विस्कोसिटी टेस्ट भी होती है, आप लोगों को पता भी होगा, इनफैक्ट बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं आज भी वो सब इंडिया में। तो लगेगी तो पूरी साइंस, इसमें कुछ नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी लगेंगे। हम लोगों को ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ता है ना कि कितना रिंगर लैक्टेट देना है इसको, तो वहाँ बेसिक तो मैथ्स लगेगी। अच्छा, अगर कोई डॉक्टर, वैसे तो बहुत लोग सीरियसली ही कोशिश करते हैं, लेकिन अगर रह जाए तो मैं मानता हूँ मायूस नहीं होना चाहिए। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। आपके पास में आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अच्छे से कॉलेज से एकेडमिक करियर बना सकते हो, जैसे बीएससी एमएससी पीएचडी कर सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो। उसके अलावा फार्मा के कोर्सेज हैं, बी फार्मा हो गया, एम फार्मा हो गया, आप लोग अपनी कंपनी स्टेब्लिश कर सकते हो आगे जाकर फार्मास्यूटिकल्स में। उसके अलावा बायोटेक का स्कोप है, ऑल्दो इंडिया में बायोटेक अभी बडिंग है, जिस हिसाब से इंटरनेशनली ग्रोथ हुई है इस फील्ड में, हमारे यहाँ उतनी हो नहीं पाई, लेकिन अब ये सब चीज़ें बहुत तरक्की पकड़ रही हैं, बहुत जल्दी से ग्रो कर रही हैं। इनफैक्ट बायोटेक का फील्ड आने वाले समय में बहुत बूम करने वाला है। तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि पिनेकल बैच स्टार्ट हो रहा है 22 जून से, और जाइट गुरुकुल कोचिंग में शाम को 4 बजे से शाम के 7 बजे तक वो सभी स्टूडेंट्स जो कि IIT JEE और नीट की तैयारी करना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स इस बैच को 22 जून को ज्वाइन कर सकते हैं। और जीत में आपको वही क्वालिटी, वही आपका भरोसा जिताने के लिए हम लोग यहाँ पर आपके साथ हैं।